हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ यूपी टेट 2022 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि एक सीडीपी का एक पूरा सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन पूरे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर है। ऐसे ही हमने 2016 से 2022 तक मॉडल पेपर डिस्कस किए हैं। 2019 में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो वो नहीं है, बाकी हमने डिस्कस किया है। बाकी 2020 का रह गया है, वो हम कल डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं 2022 का मॉडल पेपर, जो कि सीडीपी का एक पूरा सेट है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको समझ में आए। क्योंकि जो ये सीडीपी है, ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सब में काम करती है, आपके सब में हेल्पफुल रहती है और सब में सेम भी रहती है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। कुछ टॉपिक आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो कुछ टॉपिक आपके सी टेट में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत अंतर रहता है। बाकी जो सुपर टेट है उसमें तो सी टेट, यूपी टेट के सभी जो भी सब्जेक्ट हैं वो इसमें पूछी ही जाती हैं। तो जो ये बाल विकास है, सीडीपी है, ये सब में इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। 2022 का मॉडल पेपर है। 2022 का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो ब्लूप्रिंट है, ये निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, परीक्षण निर्माण। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षण निर्माण। जो ब्लूप्रिंट है उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 देखते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी। जो विकास की पूर्व संक्रिया है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो जो ये है, ये अवस्था किसने दी है, ये आपको बताना है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने जब 2018 का मॉडल पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने प्याजे की जो इन्होंने 4 स्टेजों में बांटा है, वो हमने आप लोगों को बताया था। आज मैं फिर से रिवीजन कराए दे रही हूँ। जो प्याजे हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि जो बालक है, बालक की जो अवस्थाएं इन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था संवेदीगामक अवस्था। फ्रेंड्स, लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ। तो आप जो मैं बोल रही हूँ, आप लोग वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है संवेदीगामक अवस्था। इसकी एज है जो 0 से 2 वर्ष है। जो दूसरी एज इन्होंने बताई थी, वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो एज थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। इसकी एज इन्होंने बताई थी 2 से 7 वर्ष। और जो थर्ड थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो थर्ड थी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। इसकी एज इन्होंने बताई थी 7 से 11 वर्ष। और जो इन्होंने फोर्थ स्टेज बताई थी वो थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज थी वो इन्होंने बताई थी 7 से 15 वर्ष। कहीं कहीं पे 11 से 15 वर्ष बताई है, कहीं कहीं पे 11 से 13 वर्ष भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप लोग स्टेज इनकी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 स्टेजें बताई है, जिनकी एज है 0 से 2 वर्ष। पहली है पूर्व संवेदीगामक अवस्था। दूसरी है 2 से 7 वर्ष, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष जो एज है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और जो 11 से 15 वर्ष है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये एज जो है, जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं बालक की, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके सीटेड में भी पूछी जाती हैं और सुपर में तो पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो इन्होंने बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 से 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 2 से 7 वर्ष हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जो पियाजे हैं, ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही आप कभी कभी पूछ लेता है कि किस वैज्ञानिक ने बताया है कि जो बालक हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो पियाजे ने ही बताया है कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। जो MPPI परीक्षण है वो किसके मापन में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व मापन है वो MPPI परीक्षण के द्वारा ही मापा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। जो अधिगम है
में निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। जो अभिप्रेरणा होता है, अभिप्रेरणा का बेसिक सा मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को करने के लिए जब तक प्रेरित नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज आप अच्छे से नहीं कर सकते। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप उसके लिए तत्पर होंगे, उसके लिए अभिप्रेरित होंगे, तभी वो कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है अभिप्रेरणा। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है, अभिप्रेरणा आवश्यक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शेषो काल का समय जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। कहीं कहीं पे आपको जन्म से 3 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष शेषावस्था माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। जो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये रहा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सुपर टेट में भी पूछा जाता है और यूपी टेट और तो पूछा ही जाता है। ये आपके सीटेट में नहीं आता है क्योंकि थांडाइक की जो थ्योरी है वो आपके सीटेट में एग्जाम में नहीं है। मतलब सीटेट का जो सीडीपी का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें ये नहीं है। लेकिन आपका यूपी टेट और सुपर टेट में ये दोनों एग्जामों में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी जरूर आती है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड जरूर बनते हैं। तो सीखने में प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। इनके जो सिद्धांत हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखिए। मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। जो इनका सिद्धांत है वो कई नामों से जाना जाता है। पहला है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसके भी नाम से जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट है संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जो संबंधवाद है, संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है अवृत्त, अवृत्त का सिद्धांत भी थांडाइक का सिद्धांत है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हम फिर से रिवीजन किए दे रहे हैं, मतलब फिर से बोले दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और आवृत्त का सिद्धांत। और एक बात है, जो इनकी थ्योरी है वो एसआर के नाम से भी जानी जाती है, एसआर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। एस का जो मतलब होता है वो स्टिमुलस होता है और जो आर का होता है रिस्पॉन्स होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो एस है इसका स्टिमुलस होता है और जो आर है इसका रिस्पॉन्स होता है। तो आर एस थ्योरी के नाम से भी थांडाइक की थ्योरी जानी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं, औसत का मतलब होता है सामान्य बुद्धि बालक, जो सामान्य होते हैं, सामान्य बालक जो बुद्धि होती है, औसत का मतलब सामान्य होता है। तो जो स्पेयरमैन थे उन्होंने बुद्धि 2 प्रकार की बताई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सामान्य, एक विशिष्ट बालक। ठीक है, एक सामान्य है, एक विशिष्ट बालक है। तो जो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 9 से 109 होती है। 100 कहीं कहीं पे 10 भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो औसत, जो विशिष्ट या प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर होती है, 120 से अधिक होती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 या 110 भी मिल जाती है। सामान्य में ही ज्यादातर लोग आ जाते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, तो आ जाते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं बहुत कम होते हैं, वही जाके आगे साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि है के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। 9 का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, इसका 4th सही हो जाएगा।
तो जो 9 का है इसका फोर्थ सही हो जाएगा। जो ये है आरवी कैटल, इनका पूरा नाम है आरवी कैटल। ठीक है, और एक फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। जो ये है औसत बुद्धि में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि टर्मन के अनुसार, टर्मन के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो 90 से कम आईक्यू वाले बालक हैं, जो बालक जिनका बुद्धि लब्धि 90 से कम है, वो मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि किसके अनुसार जो बुद्धि लब्धि है जो 90 से कम है, किसके अनुसार, मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मंद बुद्धि के बालक हैं, तो ये टर्मन के अनुसार है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुका था, 10 पे पहुंचते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये स्किनर की थ्योरी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, या जो इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पे किया था। जो कबूतर थे वो सफेद कबूतर थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्रिया प्रसूत अभी हमने आपको आगे बताया था थॉर्नडाइक की थ्योरी में SR थ्योरी बताया था, वो आप लोग ध्यान रखिए। जो स्किनर है इन्होंने बताया है, इनकी थ्योरी है RS। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है वो SR के नाम से भी जानी जाती है, और जो स्किनर की थ्योरी है वो RS के नाम से भी जानी जाती है। तो जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, जो कोहलर हैं, कोहलर मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो प्रयोग किया था, उन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कोहलर हैं उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। और जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। उनका जो बिल्ली का प्रयोग है वो काफी फेमस है, जो काफी पूछ लेता है। ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो कोहलर थे इन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया, और जिन्होंने प्रयोग किया था उससे क्या सिद्ध करना चाहते थे अधिगम के क्षेत्र में, वो आपको बताना है। तो 11 का जो आंसर है वो फोर्थ सही हो जाएगा। समग्र परिस्थिति या प्रत्यक्षीकरण, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित की है, मतलब ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पंच पद प्रणाली प्रतिपादित की है। तो 12th का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। जो ये थे इसका ऑप्शन है थर्ड सही हो जाएगा, हर्बर्ट। हर्बर्ट का पूरा नाम जो है JF हर्बर्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है JF हर्बर्ट। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें 5 पद थे, तभी इसका नाम पंच पद प्रणाली है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और इस थ्योरी में जो 5 पद थे उसमें कौन कौन से पद थे वो भी आप लोग नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं। जो पहला था प्रस्तावना, जो पहला था पद वो था प्रस्तावना, प्रस्तावना। और जो दूसरा पद था वो था प्रस्तुतिकरण, दूसरा था प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट था तुलना, थर्ड था ये। और जो फोर्थ था वो था सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। और जो लास्ट था वो था अनुपयोग। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्होंने 5 पंच पद प्रणाली में इन्होंने 5 ये बताए थे। ठीक है, जो इनके 5 पद हैं ये हमने आपको नोट करा दिए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड सही हो जाएगा, हर्बर्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, JF हर्बर्ट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, ये आपको बताना है। ग्रंथियों के आधार पे ध्यान रखिएगा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कैनन। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि अपसारी चिंतन।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है। जो अभिसारी होता है आपका, अभिसारी चिंतन जो होता है, उसमें ये रहता है कि आपको क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बंद मुक्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो अपसारी होता है, अपसारी जो चिंतन होता है, अपसारी जो चिंतन होता है, उसमें पूछे जाते हैं आपके ओपन इंडेड क्वेश्चन। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ बताइए, तो आप बता दोगे, उसका आपका एग्जैक्ट एक आंसर नहीं दोगे, आप उसके बारे में बताओगे, उसके कारण बताओगे, उसका कैसे हम अपने जीवन में कैसे उसको कम कर सकते हैं ये बताओगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, किस कारण से हो रहा है वो आप बताओगे। वैसे ही जैसे, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसमें आपने कई, मतलब आपकी सृजनात्मकता लगी ना, आपने कई पक्षों पे सोचा, फिर आपने बताया कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका इसको ऐसे कम किया जा सकता है, इसका ये कारण हो सकता है, ये आपने बताया। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आप बता दोगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आपको अगर पता है तो आप बता दोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप कह दोगे कि नहीं पता है, ठीक है। तो उसका आंसर पता है तो आप एक आंसर होता है जिसका, सीधी सी बात है, अभिसारी का मतलब होता है जिसका एक आंसर हो, और अपसारी का मतलब होता है कि जिसको आप में, जिसमें सोचना पड़े, आपकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मतलब उसका चिंतन मनन सब कुछ करना पड़ता है उसमें, वो होता है अपसारी चिंतन, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो होता है अपसारी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिसारी और अपसारी में आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कई पक्ष, मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी होगी, वो ऑब्जर्व कर पाएगा, वो सोच पाएगा, वो चिंतन कर पाएगा कि ये ऐसा है तो क्यों है ना, इसका मतलब यही है कि ऐसा है तो ये क्यों है, कैसे है, ये सब होता है सृजनात्मकता में, और यही होता है अपसारी चिंतन में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जो बीएफ स्किनर हैं इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। बीएफ स्किनर ने ही, इनकी थ्योरी है, मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बालक है वो अनुकरण करके सीखता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बालक है वो अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो बीएफ स्किनर ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीएफ स्किनर ने ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश डैश ने वर्गीकृत किया है। जो आपके मूल प्रवृत्तियां हैं वो किन्होंने दिया है, वो आपको बताना है। तो ये मैकडूगल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जो आपके, मतलब जो सीटेट का वो, सॉरी, यूपी टेट का जो सिलेबस है सीडीपी का, उसमें दी हुई भी हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। उसमें आपको एक संवेग दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये इसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 प्रकार की इनके मूल संवेग बताए हैं इन्होंने, जिसमें कुछ से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है भय, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा। ये काफी हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां किसने बताई है? मैकडूगल ने बताई है। कौन कौन सी हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट ये हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने दिया है? ये आपको बताना है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना, मतलब केंद्रीकरण का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, एक ही वस्तु पर आपका ध्यान केंद्रित रहे। ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये आपको बताना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डम्बेल। ये तो आपको स्टेटमेंट जो है वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि ये किसने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्टनर, ठीक है। इनका जो नाम है, इनका फ्रांसीसी गार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 12 से 16 वर्ष, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सी एज है? 12 से 16 वर्ष। जो डॉक्टर एस जलोटा थे उन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अभी हमने आपको बताया था कि दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। इन्होंने बताया है कि जो बालक की बुद्धि है वो दो प्रकार की होती है, सामान्य बालक बुद्धि, जो सामान्य बुद्धि होती है, और विशिष्ट प्रकार की बुद्धि। एक होती है सामान्य प्रकार की बुद्धि, एक विशिष्ट। तो जो सामान्य की होती है उसकी एज होती है, उसकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109, कहीं कहीं पे आपको 110 भी देखने को मिल जाएगी। और जो विशिष्ट बालक की बुद्धि होती है वो 120 के अबव होती है, 140 तक भी जाती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोहलर हैं वो निम्न में से किससे से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर जो है ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया था कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है उसका शिक्षण हेतु मतलब उसका किसके शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 23 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? मतलब ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो 24 जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। पावलोव थे, जो पावलोव थे इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पावलोव हैं इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। 25 देखते हैं। मौलिकता, नमनीयता व तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? जो मौलिकता है, नमनीयता है और प्रवाह है, ये निम्नलिखित में से किसके घटक हैं, ये आपको बताना है। तो 25 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। ये सृजनात्मकता के ही घटक हैं। आगे बढ़ते हैं, जो युयुत्सा है, ये युयुत्सा जो है एक संवेग ही है। तो ये जो संवेग है ये यहाँ पे लिखा है युयुत्सा है, तो ये क्या है? एक संवेग है। ये जो युयुत्सा है ये मैकडूगल की मतलब मैकडूगल ने जो 14 प्रकार के संवेग बताए हैं उसी में से एक है। ये आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये एक संवेग है। आगे बढ़ते हैं, 27 देखते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो बालक का सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आपको बताना है। तो 27 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्योंकि जब बालक का विकास होता है तो वो पहले अपने परिवार में रहता है, फिर आसपास के जो पड़ोस के माहौल होता है उससे भी प्रभावित होता है। तो जो सामाजिक परिवेश से जन्य है तत्व हैं उनसे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। क्योंकि बालक का जो जैसा घर का माहौल होगा, जैसे उसके आसपास का माहौल होगा, बालक वैसे ही सीखेगा। ये तो आप लोग को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वो निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। जो ये है द्रुतगामी विकास का नियम है, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं, 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो 29 का फोर्थ सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसका फोर्थ सही हो जाएगा ऑप्शन, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, समान प्रतिमान सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी है। जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपका मॉडल पेपर है 2022 का। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन डैश डैश ने दिया है। जो ये स्टेटमेंट है, ये कथन किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो 30 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हरलाख। जो हरलाख हैं, हरलाख महोदय हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कि इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे जो कि सीडीपी का एक पूरा सेट था, हमने डिस्कस किया 2022 का मॉडल पेपर। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, बेस्ट कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लिख नहीं पाती, पर मैं बोलती हूँ, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ, जो भी आप लोगों को बताती हूँ, वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होता है। आपके यूपी टेट में भी पूछा जाता है। जितना मैंने बताया है, आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर जो आपका सिलेबस है, उससे कहीं भी कुछ भी बाहर नहीं है। पढ़ने को आप बैठ जाओगे तो आप पढ़ते ही रह जाओगे, बहुत कुछ पढ़ने को है। लेकिन हमको बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सीडीपी का जो सिलेबस है वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। पहले क्योंकि मॉडल पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये अनुमान लग जाता है कि हमको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के चल जाएगा काम। क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ भी है, और क्या क्या पूछा जाता है वो भी जब आप मॉडल पेपर डिस्कस करते हो तो पता चल जाता है कि क्या क्या पूछ रहा है एग्जाम में, और क्या क्या एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सीडीपी 2020 का बचा हुआ है, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। बाकी 2016 से 2022 तक हमारे सीडीपी का जो भी मॉडल पेपर का सेट था वो डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट मतलब जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी, वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों ने ना देखा हो। 2016, 17, 18 वो हमने वीडियो अपलोड कर दी है। ये 2022 की है जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।